और रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी के दौरान मौके पर हिंसक झड़प हो गई। देर रात राम मंदिर के पास दो गुटों के बीच मारपीट हुई और पथराव हुआ, जिसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। तो बताया जा रहा है कि रामनवमी की तैयारियों के लिए लोग मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक कुछ युवकों से टकरा गई और बवाल खड़ा हो गया। दोनों ही गुटों में जमकर मारपीट हुई और हालात बिगड़ने लगे। उपद्रवियों ने मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के संभाजीनगर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां दो गुटों में झड़प के बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई है। इस पूरे विवाद के दौरान यहां पर भारी हिंसा देखने को मिली है। देखिए, पुलिस कमिश्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सब कुछ नियंत्रण में है, जिन्होंने किया सजा मिलेगी, ये बताया है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। नहीं, इस वक्त तो सिचुएशन एकदम ठीक है। रात में यहाँ प्रॉब्लम था, लेकिन हमने फोर्स का इस्तेमाल करके जो क्राउड था उसको हमने डिस्पर्स किया। इस वक्त सब सिचुएशन ठीक है। अभी एफआईआर दाखिल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसके अलावा हमारी 8 से 10 टीमें, जो लोग रात में इसमें इन्वॉल्व थे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको ढूंढने में अब हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने किसी को डिटेन नहीं किया है, लेकिन जो लोग रात में इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी को ढूंढकर उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की। और इस बीच देखिए, स्थानीय सांसद भी घटनास्थल पर पहुंचे और मंदिर में जाकर लोगों से बातचीत की। उनका दावा है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, किराड़पुरे के राम मंदिर के हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के ही सब यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे ना मंदिर को कुछ हुआ है, ना यहाँ पे मंदिर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितनी भी माएँ और बहनें यहाँ पर रहती है, मैंने उनसे ज़ाती तौर के ऊपर जाके ये कहा कि आपको किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी करके। तो अगर कोई गलत बातें, कोई गलत अफवाहें फैल रही है, तो आप देख सकते हैं कि आज रामनवमी के दिन राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गड़बड़ हुई है, लेकिन मंदिर के बाहर हुई है, रास्तों के ऊपर हुई है, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके से ही कृष्णा, हमारे सहयोगी। कृष्णा, स्थानीय सांसद तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब स्थिति कंट्रोल में है। आप क्योंकि मौके पर हैं, आप बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। नहीं, यही वो किराड़पुरा एरिया है जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का है। और देर रात 1 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ पर कुछ 2 युवकों के गुट में मारपीट हुई है और उसके कुछ देर बाद पथराव हुआ। और ये जो दंगाइये थे वो रुक नहीं रहे थे। उन्होंने यहाँ पे जो पुलिस की गाड़ी थी उसको आग लगा दी है और पूरी वारदात में 10 से 12 गाड़ियाँ जलकर यहाँ पर राख हो गई है। अभी यहाँ पर पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में है। पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में लगाई गई है, अभी कुछ हादसा ना हो इसलिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो रास्ते पर कालापन है, इससे नतीजा लगाया जा सकता है कि देर रात यहाँ पर सिचुएशन कैसी होगी। लेकिन अभी पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में है और पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको ढूंढकर उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पूरे जो यहाँ के राजनीतिक पक्ष है उन सभी नेताओं ने भी यहाँ पर आकर लोगों से लोगों से कहा है कि शांति रखें। अभी पूरी तरह से यहाँ पर शांति है, लेकिन देर रात में भारी पथराव यहाँ पर हुआ था, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें कुछ 1-2 पुलिसकर्मी भी घायल है। उनको निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है और पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है कि एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी, कोम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा। जिस किसी ने भी ये हादसा किया है उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जी कृष्णा, शुक्रिया तमाम जानकारी का। आप अपनी नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। देखिए, संभाजीनगर हिंसा पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने प्रतिक्रिया दी है। भागवत कराड़ ने कहा है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। रात में टेंशन थी, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है। एक बड़ा मॉब इस मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी किया और कुछ पुलिस के
जीप्स और कुछ वाहन को जलाया। तो रात को इधर टेंशन था, लेकिन अभी पुलिस स्टाफ ने सब कंट्रोल में लाया है और अभी शांतता है। लेकिन आज रामनवमी है, सभी हिंदू भाइयों को मैं विनती करता हूं कि जहां जहां आप जिस मंदिर में जाएंगे वहां जाके रामनवमी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। और एक केंद्रीय मंत्री के माध्यम से मैं पुलिस को निर्देशित करना चाहता हूं, जिन लोगों ने यहाँ की सुव्यवस्था कायदा हाथ में लेके काम किया है उनको पकड़ना चाहिए और उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के कठुआ में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हाईवे पर अलर्ट कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना आतंकी घटना हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा से लगे हीरानगर में रात करीब 9:30 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये धमाका एक खेत में हुआ। एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। बुधवार शाम करीब 9:30 बजे एक जबरदस्त धमाका होता है और इस धमाके का इम्पैक्ट कितना है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धमाके की खबर मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और धमाके की जांच पे जुट गई। हमारी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, तो उन्होंने जो भी इनिशियल स्टेज पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड वो कर लिया है। हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, तो नेचुरली इस एरिया में अगर आईडी ब्लास्ट हो रहा है तो ये आतंकी एंगल ही है। पुलिस फिलहाल आईईडी ब्लास्ट का शक जता रही है, लिहाजा पूरे इलाके में हाईवे पर अलर्ट कर दिया गया है। गेहूं के खेत हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची फसल है, तो ऐसे में अब सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। अब पुलिस जो है फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया है, हाईवे को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, पंजाब का भगोड़ा अमृतपाल हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड होते हुए एक बार फिर पंजाब पहुंच चुका है। पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, लेकिन इस बीच उसने 40 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें उसने काफी भड़काऊ बातें बोली है। कोई मेरा वार विंगा नहीं कर सकिया। गद्दार अमृतपाल का ये नया चैलेंज है। 12 दिनों की भागम भाग, कई राज्यों की पुलिस को चकमा देता हुआ पंजाब से लेकर नेपाल तक छिपे होने की आशंका के बीच अमृतपाल तो हाथ नहीं आया, लेकिन 12 दिन बाद उसका 40 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया। मेरी गिरफ्तारी की गल है, वो सतगुरु सच्चे पातशाह दे हत्थ है। मैं चढ़दी कलां च हां, कोई मेरा वार विंगा नहीं कर सकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बिखड़े पैंडे ते तोरिया, प्रीख्या लई है, पर उस मालक ने चोजी प्रीतम ने बहुत साथ दिता है। ऐसा उन्हें मेरी कृपा की है कि जिहड़ी बयान तो बाहर है, एडे वड्डे घेरे तो निकल जाना, ये बड़ी बड़ी दयानदारी सी सतगुरु सच्चे पातशाह दी। सुना आपने, 12 दिनों में पुलिस से बचकर भाग रहा गद्दार अमृतपाल कैसे शेखी बगा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गद्दार अमृतपाल कहाँ छिपा बैठा है। भगौड़े अमृतपाल की मदद आखिर कौन कर रहा है। अमृतपाल का ये नया वीडियो न सिर्फ पंजाब की सरकार के लिए एक चुनौती है, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने भी एक चुनौती है। देखिए, अमृतपाल की तलाश में लगी पुलिस जहां जहां पहुंच रही है, वहां वहां उसे सुराग तो मिल रहे हैं, लेकिन खुद अमृतपाल उनके हाथ नहीं लग रहा। और इसमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो अपने कुछ शर्तों के साथ सरेंडर करना चाहता है। अमृतपाल की तलाश में लगी पंजाब पुलिस को एक बार फिर नाकामी हाथ लगी है। पुलिस का दावा है कि अमृतपाल पंजाब में ही छिपा है और सरेंडर करने की कोशिश में है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। अमृतपाल तो नहीं मिला, लेकिन उसकी गाड़ी मिल गई। उत्तराखंड नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में अमृतपाल पंजाब के फगवाड़ा पहुंचा था, जहां उसे इनोवा गाड़ी में मरना याम खुर्द गांव तक पहुंचाया गया। ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल सरेंडर के लिए पुलिस के सामने 3 शर्तें रख सकता है। अमृतपाल की संभावित शर्तें: पुलिस कस्टडी में मारपीट ना हो, सिर्फ पंजाब की जेल में रखा जाए, सरेंडर को गिरफ्तारी न बताया जाए। सूत्रों ने बताया कि अमृतपाल मीडिया की मौजूदगी में पब्लिक के बीच सरेंडर करना चाहता है और इतना ही नहीं, दरबार साहिब में घुसने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में सजा के ऐलान के बाद एक बार फिर अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल पहुंचा दिया गया। इस वापसी के दौरान उसने सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का भी साफ इशारा किया। ये तस्वीरें बता रही है कि माफिया सरगना अतीक अहमद सही सलामत वापस पहुंच गया साबरमती जेल। 3 दिन पहले उसे इसी जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया था।
वजह थी एमपी एमएलए कोर्ट में सजा के ऐलान के वक्त उसकी पेशी। अदालत से अतीक को उम्र कैद की सजा मिली है उमेश पाल अपहरण कांड के मामले में, जिसे अतीक ने ऊपरी अदालत में चैलेंज करने का इरादा जताया। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अतीक भाई क्या कहेंगे? अतीक भाई क्या कहेंगे? भाई ये अपहरण भी फर्जी था, असली अपराध ये नहीं था, ये गलत अपहरण झूठा केस था, उसमें सजा हो गई, हाईकोर्ट जाएंगे। प्रयागराज से साबरमती जाते वक्त अतीक का काफिला कई जगह रुका। कई बार उसे गाड़ी से उतरने का मौका भी मिला। जिस तरह का डर उसकी साबरमती जेल से निकलते वक्त सता रहा था, लौटते वक्त वो इस डर से आजाद दिखा। अहमदाबाद हाईवे के टीटी थाने के काफिले को अतीक के वॉशरूम जाने के लिए रुकवाया गया। इस दौरान पुलिस वैन में पानी की बोतलें भी रखी गई। कोलकाता में खुद राज्य की मुख्यमंत्री ही धरने पर बैठ गई। ममता ने ये धरना तो केंद्र सरकार के खिलाफ दिया है, लेकिन यहाँ बात मुद्दों की नहीं बल्कि 2024 के चुनाव की तैयारियों की हो रही है। सरकार कैसे चलेगी जब सरकार का मुखिया ही धरने पर बैठ जाए और गाना बजाना करने में लग जाए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए 2 दिन के धरने पर बैठ गई, लेकिन धरने के दौरान वो मुद्दों की जगह 2024 के लिए विपक्षी एकता का राग अलापती दिखाई दे रही है। भारत में सभी राजनीतिक दलों को भाजपा सरकार को हटाने के लिए एकजुट होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव आम जनता और बीजेपी के बीच होगा। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने हक की इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने की धमकी दी है। আমরা এই আন্দোলন দিল্লির বুকেও সংগঠিত করব, তৈরি থাকুন। গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা সবার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ममता के धरने को लेकर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये तो हिंदू का खिलाफ है, ये देश का भी खिलाफ है। रामनवमी का त्योहार सनातनी है, सबको पूजन होगा, भजन होगा, सब होगा, लेकिन ममता बनर्जी उस दिन धरने प्रदर्शन। न्यूज एंड व्यूज में बात बिहार की देखिए। रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करने वाले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर कल नीतीश का पैर छूते हुए नजर आए, तो वहीं सम्राट अशोक की जयंती के बहाने सीएम नीतीश कुमार बीजेपी पर तंज कसते हुए दिखे। जातियों को कब्जा करने वाले इन सब चक्कर से बचिएगा। सम्राट अशोक की जयंती के बहाने नीतीश ने नाम लिए बिना बीजेपी पर हमला बोला और तंज कसा कि हम लोग तो काम करते हैं और कुछ लोग दिल्ली से आकर सिर्फ श्रेय लेते हैं। कुछ ही दिन के बाद होगा, तब आज तक सम्राट अशोक का तो हम लोग किए, अब आ जाएगा वहां से दिल्ली से और कहेगा सम्राट अशोक का हम लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं किया, अब कहेगा, अब क्लेम करेगा और उसके बाद कुछ जातियों को कब्जा करने में लगेगा। सब चक्कर से बचिएगा। नीतीश कुमार एक तरफ विरोधियों पर जाति की राजनीति की तोहमत मढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस को लेकर समाज में नया विवाद खड़ा करने वाले उनके मंत्री चंद्रशेखर पहली बार राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से नीतीश का पैर छूते नजर आए। वैसे तो पैर छूना राजनीति में आम बात हो गई है, लेकिन विवादों के बाद नीतीश की नसीहत और अब चंद्रशेखर का उनकी चरण वंदना के हर कोई अपने अपने हिसाब से मायने निकाल रहा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि वो एक कोना मजबूत करती है तो दूसरा ढीला पड़ने लगता है। शिवसेना से पैचअप करने वाले राहुल से अब नीतीश ने जता दिया दूरी बनाने का इरादा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर इमोशनल कार्ड खेलने में लगी कांग्रेस को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झटका लगा है। जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। भाई हटाइए ना, हमारा शुरू से ही है, अब हम ही पर कोई करता तो हम कुछ बोलते हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश राहुल की लीडरशिप से अलग केजरीवाल और ममता बनर्जी की तरह खुद ही 2024 में एंटी मोदी मोर्चे को लीड करने की तैयारी में है? कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो हम वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए, अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा, तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। नीतीश कुमार का ये बयान ऐसे वक्त पे आया जब आरजेडी खुलकर राहुल गांधी के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे रही है और प्रियंका गांधी भी तेजस्वी और मीसा भारती के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। पहले अखिलेश और अब नीतीश ने जिस तरह बयान दिए उससे लगता है कि मोदी वर्सेस राहुल की इक्वेशन में कांग्रेस को अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, गलत तरीके से बयान देने की वजह से राहुल गांधी अदालत की नजर में मुजरिम करार हुए और दूसरी गलत बयानी की वजह से राजनीतिक तौर पर घिर गए। हम बात कर रहे हैं सावरकर मुद्दे की, जिसको लेकर राहुल गांधी को आखिरकार झुकना ही पड़ा।
सदस्यता छीनने के बाद कुछ इस अंदाज में संसद परिसर पहुंचे राहुल गांधी। राहुल पार्लियामेंट पहुंचे तो अकेले थे, लेकिन बाहर निकले सोनिया गांधी के साथ। दरअसल राहुल का असली मकसद कुछ और। वो आए थे संजय राउत से मिलने, वो भी मां सोनिया की मौजूदगी में। इसी मुलाकात के बाद कुछ ऐसे खत्म हुए सावरकर मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव की तनातनी। लेकिन अपोजिशन यूनिटी है और रहेगी, महाराष्ट्र में रहेगी और देश में भी रहेगी। हम एक साथ हैं, लेकिन हमारे जो कोई मुद्दे थे वो हमने जहां तक पहुंचाना था हमने पहुंचा दिए हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल गया। आखिरकार राहुल को महाराष्ट्र में महागाड़ी को बचाने के लिए सावरकर वाले हथियार की कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि इस पर एतराज खुद उद्धव ने जता दिया था। तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। राहुल और सोनिया के इस कदम से लगता है विपक्षी एकता की अहमियत कांग्रेस अब समझने लगी है। देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने के बाद से कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक अचानक सब एक्टिव हो गए हैं। दक्षिण में चेन्नई से लेकर उत्तर में श्रीनगर तक से अब आवाजें उठने लगी। तमिलनाडु में कांग्रेस का ये प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने जताई राहुल की सदस्यता छीनने पर नाराजगी। दक्षिण में विरोध प्रदर्शन के बीच उत्तर में श्रीनगर में मौजूद सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी के बयान को लेकर लोगों को इमोशनल करने की कोशिश करते दिखे। और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है, और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है। कांग्रेस के इमोशनल कार्ड को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर आरोप लगाया। नारायण भाई काछड़िया बीजेपी के एमपी को 3 साल की सजा होती है, 3 साल की, पर पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म नहीं होती है, और राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करते हैं। यह हकीकत है कि राहुल गांधी की सदस्यता उनके एक बयान की वजह से हुई सजा को देखते हुए है, लेकिन कांग्रेस बात को बदलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। दिल्ली में आज केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन दिल्ली में भी होगा। आम आदमी पार्टी 11 भाषाओं में मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू करने वाली है। दोपहर 12 बजे पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में ये पोस्टर दिखने शुरू हो गए हैं। इन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा को लेकर एक बार फिर निशाना साधा गया है। इससे पहले दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगे थे। इसको लेकर 100 से ज्यादा FIR दर्ज हुई थी। मेघा उपाध्याय हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही है। मेघा, कहां दिख रहे हैं ये पोस्टर्स? जी हाँ, दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर्स देखने को मिले। मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको एक बार पोस्टर दिखाती हूँ। तो आप एक बार तस्वीरों में देखिए कि इस बार जो पोस्टर लगाए गए हैं वो पोस्टर में साफ तौर पे प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर के उस पर ही टिप्पणी की गई है। और इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बार जूम करके आप तस्वीरें देखिए कि अपना नाम क्लियरली मेंशन किया है, पब्लिश्ड बाय आम आदमी पार्टी। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर्स जारी किया गया था तो उसमें कथित तौर पर नाम नहीं था, लेकिन इस बार क्लियरली नाम मेंशन किया गया है। और 11 भाषाओं में इस तरह के पोस्टर देश के अलग अलग कोनों में लगाए गए हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर तेज होता दिखाई दे रहा है ये पोस्टर अभियान, जो 11 भाषा में पोस्टर छपवाए गए हैं पार्टी की ओर से। बहुत शुक्रिया मेघा आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बात चुनाव आयोग की कर लेते हैं, जहां कर्नाटक में मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया गया। 10 मई को वोटिंग होगी कर्नाटक में और 13 मई को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले किया ओपिनियन पोल, क्या रहा रुझान, एक नजर उसी पर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि बीजेपी का साउथ गेट वे सुरक्षित रहने वाला है या हाथ से निकलने वाला है। यही जानने के लिए सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए किया है कर्नाटक का पहला ओपिनियन पोल। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कर्नाटक में किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। बीजेपी 35%, कांग्रेस 40%, जेडीएस 18% और अन्य 7%। सी वोटर के सर्वे में अब सबसे बड़ा सवाल, कर्नाटक में इस बार बीजेपी की सरकार रहेगी या जाएगी? जवाब देखिए। बीजेपी 68 से 80 के बीच, कांग्रेस 115 से 127 के बीच, जेडीएस 23 से 35 के बीच और अन्य 0 से 2 के बीच। जी हाँ, यही है सर्वे का वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार जा सकती है
कांग्रेस की वापसी हो सकती है, वो भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने का इशारा हुआ है। सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस का ये मशाल जुलूस। संसद में राहुल गांधी सदस्यता छीने जाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाद में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रोका और डिटेन किया। इसी बीच चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया और कर्नाटक की पूरी राजनीति चार्ज हो गई है। कांग्रेस के नेता बाहर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य में जीत की भविष्यवाणी करने लगे। Congress is well prepared for it. We have already cleared 124 names and still almost 50%. We are ready. We want this government to be dismissed. The earlier the dismissal of this government, the better for the state and the country. राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने के बाद हो रहा ये पहला चुनाव फिलहाल कांग्रेस के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में नया मोड़ आ गया है। मथुरा सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, उसे पूरे देश ने देखा। अब काशी की लड़ाई मथुरा तक पहुंच गई है। हिंदू सेना की अर्जी पर मथुरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी। जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने अमीन सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में लिखा गया है कि अमीन महोदय दिनांक 8/12/2022 के अनुपालन में मौके की आख्या लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17/4/2023 तक प्रस्तुत करें। अब सर्वे का काम सरकारी अफसर यानी अमीन को करना है। रिपोर्ट 17 अप्रैल तक कोर्ट में सौंपनी है। हालांकि किस दिन सर्वे का काम होगा ये अमीन को ही तय करना होगा। माननीय न्यायालय के आदेश अमीन महोदय पर जाएगा, उसके बाद वो दिनांक नियत करेंगे और दोनों पक्षों को सूचना देकर मौके पर रिपोर्ट लेके आएंगे। मौके पर वादग्रस्त स्थिति में जो भी चीज़ें बनी हुई हों, जो वर्तमान स्थिति है, जो भी चीज़ वहाँ पे गुब्बारे, गलियारे, बुर्जी। फिलहाल सबकी नजर सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी पर टिकी हुई है और ये देखना होगा कि सर्वे किस दिन होता है। देश में इन दिनों धर्म युद्ध छिड़ा है। भगवा ब्रिगेड धर्म को लेकर आक्रामक है, तो वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सनातन पर सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे लोगों को 2 टूक संदेश दिया है। जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि योगपीठ के संन्यास दीक्षा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन पर सवाल उठाने और उसको लेकर आक्रामकता दिखाने वालों को 2 टूक संदेश दिया। जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। इस बीच स्वामी रामदेव ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को सनातन का पाठ भी पढ़ाया। अपने स्वधर्म में निष्ठा रखते हुए सबके को भी गौरव देना और सम्मान देना और एक लक्ष्य सृजन का, निर्माण का, तो सृजन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना ये सिखाता है हमारा सनातन श्री जी। और अब बात राम मंदिर की, जिसके तैयार होने के दिन बेहद करीब आने लगे हैं। मंदिर में जो दरवाजे और खिड़कियां बनेंगी, उसके लिए जो लकड़ियां मंगाई जा रही हैं, उसका काष्ठ पूजन शुरू हो गया है। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम भव्य मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों के लिए जो लकड़ियां महाराष्ट्र के चंद्रपुर से अयोध्या भेजी जा रही है, उनका काष्ठ पूजन किया जा रहा है। इस पूजन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के वन मंत्री से लेकर रामायण सीरियल में राम और सीता के मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता भी मौजूद रहेंगे। लकड़ियों के पूजन का काम वाल्मीकि समाज के जरिए होना भी तय है। करीबन 1855 घन फीट मीटर की लकड़ियां जो है इसके जरिए जो मंदिर के अंदर के दरवाजे खिड़कियां है वो इस लकड़ियों के जरिए जो है वो बनाए जाएंगे। हमारे इतिहास का एक अत्यंत बड़ा प्रसंग घटित होने जा रहा है। वहाँ पर देश के विशेषज्ञों की राय के अनुसार हम लोगों ने महाराष्ट्र के और उसमें भी विशेषतः चंद्रपुर के काष्ठ का ही चयन किया है। इससे पहले राम मंदिर की मूर्ति के लिए नेपाल से शालिग्राम को भी लाया जा चुका है।
आज रामनवमी है। पूरा देश भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने में जुटा हुआ है। बिहार से लेकर पुरी तक शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं अयोध्या में अस्थाई मंदिर में ये प्रभु राम का आखिरी जन्मोत्सव होगा। पूरे देश में रामनवमी की रौनक है। हर तरफ जश्न का माहौल है। पटना में राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए 20,000 किलो लड्डू बनाया गया है। लड्डू बनाने के लिए रात भर कारीगर जुटे रहे। पटना से आपको भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी ले चलते हैं। समुद्र किनारे रेत पर भगवान राम की भव्य आकृति उकेरी गई है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति हर किसी का मन मोह रही है। सुदर्शन पटनायक ने इसे अयोध्या की थीम पर बनाया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की छाप भी सुदर्शन की इस रेत की कलाकृति में साफ नजर आई। भगवान राम का ये जन्मोत्सव अयोध्या के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये आखिरी मौका जब राम लल्ला के जन्म का उत्सव अस्थाई मंदिर में मनेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। गर्भगृह इस साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा और उम्मीद है कि जनवरी में मकर संक्रांति तक प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा या जनवरी मकर संक्रांति को प्राण प्रतिष्ठा, एक ही बात है। तो देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने भी चिंता जताई है। इस बारे में जब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने WHO के अधिकारियों से सवाल किया तो उन्होंने भारत को सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक महानगरों में एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसारने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामले हिंदुस्तान के लिए कितने गंभीर है, इसको लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने WHO से सवाल किया। It's been over 3 years of this pandemic, COVID-19, and what is the WHO's assessment about the course of this pandemic? प्रणय के सवाल पर WHO की एक्सपर्ट टीम ने क्या चिंता जाहिर की, आप खुद सुनिए। You specifically mentioned India is a variant that we have under monitoring. This is the XBB.1.16. It's actually very similar in profile to XBB.1.5. It has one additional mutation in the spike protein, which in lab studies shows increased infectivity as well as potential increased pathogenicity. So it's WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन XBB 1.1.6 वेरिएंट 22 देशों में पाया गया, जिसमें कुल 800 मामलों में सबसे ज्यादा भारत में है। इसके लिए इसकी निगरानी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।